नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। हम कर रहे थे संजीवनी सीरीज, तो ये संजीवनी सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। फर्स्ट वीडियो आपने जरूर देख लिया होगा, अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारे के सारे क्वेश्चन इस सीरीज में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए। कि कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। तो आपको अपनी मंजिल के लिए एक अपना जो गोल अचीव करने के लिए एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी होना चाहिए। अच्छे से आप इस सीरीज़ को कीजिए, बिल्कुल आपको ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण इसका योगदान रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला हमारा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध है वो किस वंश से संबंधित थे? तो आप सब जानते हैं जो महात्मा बुद्ध थे वो कौन से वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। ठीक है, कौन सा उनका वंश था? शाक्य उनका वंश था। क्लियर है? चलिए अब आगे मैं बात करूं इसके बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में, तो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप साथ साथ नोट करते रहिए। देखिए महात्मा बुद्ध आप सबको ज्ञात होगा कि इनका जन्म है वो हुआ था 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल, कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। आप सब जानते हैं इनके बारे में। क्लियर है यहाँ तक? इनका जन्म कहाँ हुआ? नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। लुम्बिनी ग्राम शाक्य नामक एक क्षेत्रीय कुल में हुआ 563 ईसा पूर्व में। क्लियर है? अब यहां पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो है महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता था? शाक्य मुनि भी कहा जाता था, और इनके पिता का नाम सुदोधन, जो कपिलवस्तु के शाक्यगण के मुखिया थे। अब साथ में जो फैक्ट आपको लिखने हैं, एक तो आपको इनका जन्म, कई बार इनकी मृत्यु भी पूछी जाती है। ठीक है, तो इनकी मृत्यु की हम बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुई ये पूछ लें तो कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में। इनके बचपन का नाम आपसे पूछा जा सकता है। बचपन का नाम क्या था भाई? सिद्धार्थ था। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। पत्नी का नाम आपसे पूछें, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, पुत्र का नाम राहुल। ठीक है, तो ये चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हुई थी, साथ में ये पॉइंट नोट कर सकते हो। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है घर का त्याग कर दिया था, और 35 वर्ष की आयु में जो है महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निरंजना नदी थी और पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, इनकी माता का नाम महामाया था, ये भी आप नोट कर सकते हो। और जो प्रथम उपदेश है वो कहाँ दिया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम उपदेश जो है महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे आपको नोट करने हैं। क्लियर? अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस स्थल से या किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ? मतलब मनुष्य और कुत्ते का कंकाल एक साथ, मतलब एक साथ उनको दफनाया गया होगा। तो ये कहाँ से? बुर्जहोम से। कहाँ से मिला? बुर्जहोम। तो ये बुर्जहोम कहाँ है भाई? तो ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, श्रीनगर क्षेत्र में बुर्जहोम। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं। बुर्जहोम एक नवपाषाणिक स्थल है। नवपाषाण काल का ये स्थान है बुर्जहोम, जो कश्मीर घाटी में श्रीनगर से 6 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। इस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। स्थानीय भाषा में बुर्जहोम को प्लेस ऑफ बिर्च कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि प्लेस ऑफ बिर्च किसे कहा जाता है? तो बुर्जहोम को कहा जाता है। डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा 1935 में इसकी खोज की गई। जो गर्तवास मतलब गड्ढों वाले छप्पर इस स्थल की प्रमुख विशेषता है, और यहाँ के लोग कृषि से परिचित थे। ठीक है, यहाँ के जो आदमी थे, लोग थे, इनको कृषि के बारे में जानकारी थी। अब एक और जो यहाँ से साक्ष्य मिले मैं आपको बता दूं, जो खाना पकाने के लिए जो चूल्हे यूज करते हैं हम, चूल्हे, ठीक है, इनके साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं।
बुरजोम के अंदर झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह खाने पकाने के चूल्हे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? बुरजोम से। बुरजोम कहाँ है आपका? जम्मू कश्मीर, कश्मीर घाटी या श्रीनगर में क्षेत्र में पड़ता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निहित जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इनकी अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है या मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से लिए गए हैं मौलिक अधिकार? जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। क्लियर है भाई? चलिए, भारतीय संविधान में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका विचार अमेरिकी संविधान से, अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स के समान हैं। मतलब यहाँ जो वहाँ अमेरिका के अंदर बिल ऑफ राइट्स होता है और हमारे क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स होता है। इन अधिकारों को प्राकृतिक मतलब नेचुरल और अपरिहार्य अधिकार भी कहा जाता है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट कौन से हैं हमारे? जैसे समानता का अधिकार है जो आर्टिकल 14 से 18 में आता है हमारा। फिर हम बात करें स्वतंत्रता का अधिकार है तो किस में आता है? आर्टिकल 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो 23 से 24 में आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 25 से 28 में आता है। जो संस्कृति हमारी है, शिक्षा है, वो आर्टिकल 29 से 30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो आर्टिकल 32 में आता है। तो जो संपत्ति का अधिकार है इसको मौलिक अधिकार की लिस्ट से हटा दिया गया था। कब हटाया गया था? कमेंट सेक्शन में आप सारे बच्चे मुझे बता सकते हैं। तो देखिए, जो अमेरिका है यहाँ से हमने क्या ले लिया? मौलिक अधिकार ले लिया। इसके साथ साथ जो राष्ट्रपति है हमारे, अभी जैसे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है, ठीक है, महाभियोग, तो ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। या फिर जो न्यायपालिका को जो फ्रीडम है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, वो भी अमेरिका से। संविधान की जो प्रस्तावना है वो भी कहाँ से ली गई है? अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो यहाँ तक आपको ये सारी की सारी चीज़ें हैं समझ आ गई होंगी। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा ने कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए? तो देखिए, कुल अधिवेशन 11। कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है हमारी संविधान सभा है, इसको 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, ठीक है, संविधान को बनाने में। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो हमारा संविधान है इसको बनाने में कितना टाइम लगा, कितना समय लगा? तो समय लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और इस दौरान 11 अधिवेशन बुलाए गए थे, 11 अधिवेशन हुए थे, जिनकी कुल अवधि, जिन अधिवेशनों का जो टाइम पीरियड रहा वो 165 दिन में आयोजित किए गए। ठीक है, संविधान निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्चा आया। कितना खर्चा आया? 64 लाख रुपए का खर्च हुआ। ठीक है, और आगे हम बात करेंगे जो संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन कब बुलाया गया हम बताएंगे। और इसी में आपको पता होगा संविधान जो टेम्परेरी सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अध्यक्ष बनाया गया था, बाद में स्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, तो वो क्वेश्चन भी मैंने इसमें शामिल किया है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया, टोटल 11 अधिवेशन बुलाए गए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माउंट गॉडविन जो ऑस्टेन है, जिसको आप K2 बोलते हैं, की ऊंचाई कितनी है, जिसे माउंट K2 के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, K2 की ऊंचाई की हम बात करें तो ये है 8611 मीटर। कितनी है? K2 की 8611 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। K2 या फिर आपको माउंट गॉडविन ऑस्टेन समुद्र तल से ऊपर माउंट एवरेस्ट के बाद, देखिए माउंट एवरेस्ट 8848 है और इसकी 8611 है। तो माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? K2 पर्वत है। इसकी चोटी 8611 मीटर ऊंची है, जो पाकिस्तान और चाइना की सीमा के पास उत्तरी जम्मू कश्मीर के कराकोरम जो रेंज है वहाँ पर है। ये कराकोरम पर्वत श्रृंखला का उच्चतम बिंदु और पाकिस्तान और सिंजियांग दोनों में उच्चतम बिंदु है। K2 को हेनरी गॉडविन ऑस्टेन के सम्मान में माउंट गॉडविन ऑस्टेन के रूप में जाना जाता है। जो ये हेनरी गॉडविन ऑस्टेन थे,
इन्होंने इस क्षेत्र की खोज की थी, शुरुआती क्षेत्र जो खोज है इन्होंने की, तो इन्हीं के नाम से भी इनको जाना जाता है, हेनरी गॉडविन ऑस्टिन के नाम से, ठीक है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन इसीलिए इसको बोलते हैं। समझ आ गया भाई। चलिए नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? तो ये बहुत बार क्वेश्चन आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में हुई थी, ए.ओ. ह्यूम ने जो है, तो इस कांग्रेस की स्थापना कब हुई, या आप यहाँ पर 28 दिसंबर याद रख लेना, 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम माने गए हैं। चलिए देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन स्तर 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में बुलाया गया था और 31 दिसंबर 1885 तक ये चला था। इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी और जो दिनसा वाचा के साथ सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल कर्मचारी एलन, जिसको हम ए.ओ. ह्यूम बोलते हैं, इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, तो इनको क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है किसका, कांग्रेस का। अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का जो वायसराय था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो भारत के उस समय के वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड डफरिन, ठीक है, लॉर्ड डफरिन उस समय क्या थे, भारत के वायसराय थे। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो आप सबको याद होगा कि पहले अध्यक्ष कौन बने थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ WC बनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी है वो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। संस्थापक फाउंडर कौन हो गया, ए.ओ. ह्यूम हो गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार, हम बात करें इंग्लिश में, तो आपका कानूनी सलाहकार क्या हो गया, एडवाइजर के तौर पे। तो एडवाइजर के तौर पे किसको नियुक्त किया गया था, कौन था संविधान सभा का? तो ये थे B.N. राव। B.N. राव क्या थे, एडवाइजर थे, ठीक है। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार लीगल एडवाइजर के रूप में सर बेनेगल नरसिंह राव, पूरा नाम इनका है बेनेगल नरसिंह राव, B.N. राव इनका शॉर्ट फॉर्म है, इनको नियुक्त किया गया था। और बाद में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 1950 से 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। देखिए जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है, इनमें 1950 से 52 तक ये प्रतिनिधि रहे। और यूएनओ की बात करें तो यूएनओ की स्थापना भी आपसे कई बार पूछी जा सकती है, 24 अक्टूबर 1945 यूएनओ, ठीक है, या फिर संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? देखिए जनगण मन को 1950 में जो है राष्ट्रगान के रूप में इसको अपनाया गया, ठीक है। जनगण मन के रचनाकार की हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1911 में की गई। इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कई बार तो आपको सन मिल जाएगा ऑप्शन में, कई बार आपको सन के साथ तारीख भी मिलेगी। तो 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपना लिया, अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। रचनाकार हो गए रविंद्रनाथ टैगोर, कब, 1911 में। जो हमारा नेशनल एंथम के गायन का जो समय है वो है 52 सेकेंड, ठीक है। जनगण मन को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? ये मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन इसमें शामिल है। तो जो प्रथम अधिवेशन है वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। चलिए पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मैंने बताया टेम्परेरी अध्यक्ष बनाए गए थे इनको। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ था, इन्होंने बायकॉट किया था। और बैठक में 389 सदस्यों में से केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया था।
11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर दिया। तो जो है संविधान सभा का स्थायी जो परमानेंट जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे राजेंद्र प्रसाद, और टेम्परेरी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, तो अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आप सब भीमबेटका के बारे में अवगत होंगे कि ये जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में, गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका जाना जाता है। मध्य प्रदेश के भोपाल क्षेत्र में आप सब ने देखी होंगी। तो देखिए भीमबेटका की गुफाएं प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी के लिए लोकप्रिय हैं। ये गुफाएं हैं ये भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व रायसेन जिले में स्थित हैं। इनकी जो खोज है वो 1957 या 58 में डॉक्टर विष्णुधर श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई। इन गुफाओं में प्राकृतिक लाल और सफ़ेद रंगों से वन्य प्राणियों के शिकार दृश्य के अतिरिक्त हाथी, बाघ आदि के चित्र भी मतलब उकेरे गए हैं, बनाए गए हैं। लगभग 1 किलोमीटर चौड़ी तथा 150 मीटर ऊंची भीमबेटका की 754 गुफाओं में लगभग 500 जो चित्र हैं यहाँ पर अंकित हैं। ठीक है, तो ये आपकी भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये हैं कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। समझ आ गया आपको? क्लियर है यहाँ तक? कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश की आपकी कैपिटल क्या होगी? यहाँ पर भोपाल होगी। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा सकता है? सीएम भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है। तो आप सबको पता होगा मोहन यादव। मोहन यादव यहाँ पे सीएम है। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जुलाई 2003 में जो है जो यूनेस्को है, यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को ने जो है भीमबेटका की जो गुफाएं हैं इनको किस में शामिल कर लिया? विश्व धरोहर स्थल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भीमबेटका है की गुफाएं हैं इनको विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो आप बता दोगे जुलाई 2003 में। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। आशा करता हूँ ये सीरीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। तो आपको इस सीरीज़ को आप अपने दोस्तों के साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी आप इसको शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और जो भी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उसका आंसर भी कमेंट में ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।